गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में मॉड्यूल नंबर 2 रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज चैप्टर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनुपात एवं समान अनुपात चैप्टर एवं प्रतिशत चैप्टर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ लिखा है A/B बराबर C/D मीन्स यह पहला टर्म है। ए जो है वह पहला टर्म है और बी जो है वो सेकेंड टर्म है, सी यहाँ थर्ड टर्म है और डी जो है वह फोर्थ टर्म है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A/B गुना C/D। ए बराबर ए जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो A/D के बराबर हो जाएगा और B जो है वह किसके साथ गुना हो जाएगा, B/C। मतलब बायां साइड का जो अंश है वह दाहिने साइड के हर से गुना हो जाएगा और जो बायां साइड का जो हर है वह दाहिने साइड के अंश से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो A/D जो गुना होगा वो किसके साथ बराबर हो जाएगा, B/C के साथ। हमने यहाँ पर इसे एक और भी टर्म कहते हैं जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या कहलाता है, जब पहला वाला टर्म को जब फोर्थ वाले टर्म से गुना कर देते हैं, जब पहला वाला टर्म को फोर्थ वाले टर्म से गुना कर देते हैं उसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। और जो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है वह सेकेंड वाला जो टर्म है थर्ड वाले टर्म से गुना हो जाता है। सेकेंड वाला जो टर्म है वो थर्ड वाले टर्म से जो होता है वह क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर्स में जो भी आगे का जो क्वेश्चंस आएगा वह हम लोग इसी रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम बराबर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के तहत आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आप देख रहे हो कि यह एक फिगर है, एक ट्रायंगल है जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज में 3 भुजा दिया हुआ है। पहला जो भुजा दिया गया हुआ है जो कि BC के बराबर है, वह BC को हमने क्या माना है, हाइपोटेन्यूज, जिसे हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं। नेक्स्ट नीचे जो दिए गए भुजा है जहाँ साइड है वह AB है और इस AB को हम लोग क्या मानते हैं, आधार, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। और नेक्स्ट जो लंबवत खड़ा है जिसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं वो P फॉर परपेंडिकुलर और हिंदी में इसे क्या कहते हैं, लंबवत। तो पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग देखते हैं जो H का जो स्क्वायर है, कर्ण का जो स्क्वायर है वह बाकी अदर 2 भुजा के बराबर होता है। तो P का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर, P यहाँ क्या हो गया, लंबवत, ठीक है, AC का स्क्वायर हो गया और B जिसे हम लोग आधार माने हैं वह क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। इस प्रकार जब हम लोग यहाँ से पावर 2 हटाते हैं, ये जो वर्ग हटता है तो यह क्या आ जाएगा, रूट अंडर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसी दिए गए प्रश्न में आगे हम लोग पढ़ेंगे कुछ आगे चैप्टर्स में, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम लोग लाभ एवं हानि भी कहते हैं। पहला जो टर्म है वह है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग टर्म समझते हैं कि SP क्या होते हैं, CP क्या होते हैं, प्रॉफिट क्या होते हैं एवं लॉस क्या होते हैं। सबसे पहला दिया गया है SP। SP बराबर होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज सोल्ड इज नोन एज सेलिंग प्राइस। जिस कीमत पर वस्तु को बेच दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है। द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज परचेज्ड इज नोन एज क्रय मूल्य, इंग्लिश में इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। अब आप देखेंगे कि जब हम देख रहे हैं विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा, एक होगा प्रॉफिट परसेंट और एक होगा लॉस परसेंट। हमें अगर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तब क्या करेंगे, और हानि प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तब क्या करेंगे। तब हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे जिसे कहते हैं प्रॉफिट परसेंट। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहला जो अंश में होगा वह लाभ होगा और हर में जो होगा वह होगा क्रय मूल्य। कितना लाभ हुआ बटा उस वस्तु को खरीदने में कितना लागत लगा था गुना 100, मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय
कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करने से हमारा क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। सेम उसी प्रकार हमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत, मतलब लॉस परसेंट ज्ञात करने के लिए कितना लॉस हुआ है उस वस्तु को खरीदने में, उस वस्तु को कितने में खरीदा गया है, इंटू 100। तो लॉस बाई CP इंटू 100 करने से हम यहाँ क्या ज्ञात कर सकते हैं, लॉस परसेंट। अब आपको 4 कंडीशन पढ़ना है। जब भी हम यह प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ेंगे तो पहला जो कंडीशन पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया गया है कि आप विक्रय मूल्य ज्ञात करें, उस वस्तु का कीमत ज्ञात करें कि कितना में बेचा गया होगा। अगर वस्तु को कुछ खरीदा गया है और उसका लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, पहला कंडीशन क्या है, हमें SP फाइंड करना है। अगर CP और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो यह फार्मूला का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो SP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100 इंटू CP। अगर यह फार्मूला हम ज्ञात करते हैं तो वस्तु को कितना में बेचा गया है यह हम ज्ञात कर सकते हैं। कब ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इस दिए गए प्रश्न में हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत भी दिया हुआ है, हमें CP दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो SP निकालने के लिए यह फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अब इसी प्रकार जो सेकेंड कंडीशन है उसे आप देखिए। सेकेंड कंडीशन में आप देखेंगे कि हमें फिर से SP ही ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, और दिया गया क्या में है, क्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि प्रतिशत भी दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP, यह फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे जब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो। और विक्रय मूल्य ज्ञात करने में हमें क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दोनों अगर दिया गया है प्रश्न में, तब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 इंटू CP करते हैं। अब तो हमने यहाँ देखा कि विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 2 कंडीशन थे कि एक बार लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और एक बार हानि। अब ठीक उसी प्रकार जो थर्ड कंडीशन है वह हो जाएगा CP ज्ञात करना है। अगर किसी वस्तु को कितने में खरीदा गया है उसका क्रय मूल्य अगर ज्ञात करना है और दिए गए प्रश्न में अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तब क्या करेंगे। तो CP बराबर 100 बटा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP, मतलब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। सेकेंड एंड लास्ट जो क्वेश्चन है, कंडीशन है, वो है कि हमें अगर CP ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस अगर ज्ञात करना है, ठीक है, और हानि प्रतिशत दिया हुआ है और कितने में वस्तु को बेचा गया है यह भी दिया है, तब हमें क्या करना होगा, CP बराबर 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP, मतलब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हुआ है तो हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, CP बराबर 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। अब हम लोग आगे के दिए गए प्रश्न में बढ़ते हैं। जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द साइड AB इफ AC बराबर 10 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यह देखिए, यह हमने एक भुजा बनाया है। इस भुजा में आप देखेंगे कि जो आधार है यह हमें ज्ञात करना है। BC दिए गए प्रश्न के अनुसार जो कि लंबवत है, P4 परपेंडिकुलर, यह 6 सेंटीमीटर दिया गया है, और AC जिसे हम लोग हाइपोटेन्यूज कर्ण कहते हैं यह दिया गया है 10 सेंटीमीटर। कर्ण दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, लंबवत दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, हमें ज्ञात करना है क्या, आधार। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार पाइथागोरस में हमने क्या पढ़ा था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबवत का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करते हैं। लंबवत आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 100। P का स्क्वायर मतलब लंबवत दिया हुआ है 6 गुना 6, तो 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36, प्लस B का स्क्वायर मतलब B मीन्स 20, यह हमें ज्ञात करना है। यह देखिए
दाहिने साइड में +36 था, इस साइड आकर क्या हो गया -36। अब 100 में -36 करने पर 64 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ जो पावर 2 दिया हुआ है, इस पावर 2 को हम हटाने से क्या आ जाता है रूट अंडर। अब 64 जो होगा वह किसका वर्ग होगा, 8 का वर्ग होगा। इस प्रकार बेस हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। यह बेस को हमने क्या माना था, बेस हमारा क्या था, कौन सा भुजा था, AB भुजा था, इसलिए AB बराबर 8 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द साइड BC if AC बराबर 15 सेंटीमीटर एंड AB बराबर 9 सेंटीमीटर। अब देखिए इस प्रश्न में क्या दिया गया है, इस प्रश्न में आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, लंबवत फाइंड करना है। हमें क्या करना है, लंबवत फाइंड करना है। तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यह पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। अब h हमने h जो है वो किसे माना है, h मतलब कर्ण जो है वह दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। और b मतलब बेस B फॉर बेस मतलब आधार, यह कौन सा भुजा दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो AB हमने लिख दिया 9 सेंटीमीटर। अब देखिए यह BC जो भुजा है जिसे हम लोग लंबवत कहते हैं, यह हमें ज्ञात करना है, इसलिए BC को हमने वैसे ही रहने दिया क्योंकि यह तो मुझे ज्ञात करना है। अब 15 का स्क्वायर निकालते हैं 225, 9 का स्क्वायर निकालते हैं तो 81 होता है। यह दाहिने साइड में जो 81 है वह बाएं साइड में जाकर क्या हो जाएगा माइनस। इस प्रकार 225 में 81 को घटा देने पर 144 आएगा। अब BC का स्क्वायर है, यहाँ से पावर 2 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा रूट अंडर 144। इस प्रकार BC बराबर क्या आ जाएगा, इसका बराबर 12। मतलब हमारा जो BC जो है जो कि लंबवत है परपेंडिकुलर है, वह कितना सेंटीमीटर आ गया 12 सेंटीमीटर, इसलिए BC बराबर 12 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइड AC का क्या मान होगा। यह AC का क्या मान होगा यह मुझे मालूम नहीं है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, H फॉर हाइपोटेन्यूज, हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है AB बराबर 7 सेंटीमीटर, AB ये देखिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। अब AB हमारा 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC जिसे हम लोग लंबवत कहते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर कहते हैं। तो हमारा इस प्रश्न में आधार दिया हुआ है, लंबवत दिया हुआ है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार h का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो h हमने क्या माना है, AC का स्क्वायर माना है, ठीक है। h हमारा कर्ण है, तो यह कौन सा भुजा है, AC का स्क्वायर है। और P मीन्स परपेंडिकुलर, जो कि हमारा कौन सा भुजा दिया हुआ है, BC, ठीक है। तो हमने यहाँ पर P का जो स्क्वायर हो जाएगा वो लिख दिया, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB जो हमारा आधार है वह दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और BC जो हमारा भुजा है उसका वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। अब यह रूट अंडर कहाँ से आया, ये जो पावर 2 दिया हुआ है, यह जो पावर 2 लेफ्ट हैंड साइड में है, ये हटने से क्या आ जाता है, रूट अंडर। इसलिए 49 प्लस 25 करने पर 74। अब यह रूट अंडर 74 है, तो इस रूट अंडर 74 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे किससे, स्क्वायर रूट से। हम लोग वर्गमूल निकालना सीखे थे कि यह बिना दशमलव वाला है, यह 74 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या आंसर आ जाएगा, 8.6। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8.6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द लेंथ L2, यह हमें ज्ञात करना है। व्हाट इज द लेंथ L2 इफ टोटल लेंथ इज गिवन L, अगर टोटल लेंथ L के समान है जिसका मान दिया हुआ है 2.75 मीटर,
एंड L1 एंड L2 जो है वह दो लेंथ है जिसका रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो L1 जब भी हमें यह रेशियो चैप्टर फाइंड करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट लिखते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लेट द रेशियो कांस्टेंट बी एक्स। लेट द रेशियो कांस्टेंट बी एक्स। ठीक है, मान लिया गया कि प्रस्तावित जो अनुपात है वह x होगा। अब हमने यहाँ पे L1 माना, L1 बराबर 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x। L2 का मान कितना दिया हुआ है 3 रेशियो में। L2 का जो मान है वह किस रेशियो में दिया गया है? L2 का जो मान है वह दिया हुआ है 3 रेशियो में। 3 इंटू एक्स बराबर क्या हो गया 3x। L1 क्या हो गया 2x। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार AC2Q L बराबर L1 प्लस L2। L क्या है टोटल लेंथ, L1 क्या है फर्स्ट लेंथ, L2 क्या है सेकेंड लेंथ। फर्स्ट लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 2x, सेकेंड लेंथ का रेशियो दिया हुआ है 3x। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो 2L का टोटल मान कितना दिया हुआ था 2.75। तो 2.75 बराबर 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 5x। ये 5 इंटू में था तो ये डिवाइड में आ गया। यहाँ से पॉइंट हटाने से नीचे में 100, देफोर x का जो मान आ जाएगा वो x बराबर 275/500 और इसको 5 के टेबल से काटने पर क्या आ जाएगा 11/20। इस प्रकार x का जो वैल्यू होगा 11/20 होगा, इसलिए इसको हम लोग दशमलव में फिर क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो x का मान आ जाएगा 0.55। लेकिन यह हमें ज्ञात नहीं करना है। हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है L2 का मान ज्ञात करें। तो L2 का मान ज्ञात क्या करेंगे, L2 हमारा किस रेशियो में दिया हुआ है 3x। L2 का मान कितना दिया हुआ है 3x दिया हुआ है। तो 3 इंटू एक्स का मान 0.55। देयरफॉर L2 बराबर 1.65। यह हमें ज्ञात करना है। x का मान आया 0.55, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला था व्हाट इज द लेंथ ऑफ L2 और L2 को हमने क्या माना है 3x, जो कि रेशियो में दिया हुआ है 3x। तो 3 इंटू एक्स का मान दिया हुआ 0.55। देयरफॉर L2 बराबर 3 इंटू 0.55 करने से 1.65 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.65 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी प्रश्न में आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि यह है क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नेक्स्ट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। हाउ मेनी डेज अ मैकेनिक टेक टू असेंबल अ 8 मशीन इन अ 3 days? हाउ मेनी डेज अ मैकेनिक टेक्स टू असेंबल 8 मशीन इन 3 days? कितना दिन लगेगा अगर एक मैकेनिक को कितना दिन लगेगा अगर एक मैकेनिक 8 मशीन में अगर 3 days क्या करता है असेंबल करता है। अगर 3 days अगर वह असेंबल करेगा तो कितना दिन लगेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन के थ्रू से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, दिए गए प्रश्न में क्या लिखा है कि 8 मशीन को असेंबल करने में 3 days लगते हैं, तो 64 मशीन को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे, तो यह मुझे मालूम नहीं है। अब देखिए यह जो क्वेश्चन आ गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 8 मशीन को असेंबल करने में अगर 3 days लगते हैं तो 64 मशीन को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे, यही क्वेश्चन है ना। हाउ मेनी डेज अ मैकेनिक टेक टू असेंबल 8 मशीन इन 3 days। ठीक है, कितना दिन लगेगा। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार अगर हम लोग यहाँ पे क्या हो गया 8 इंटू एक्स, तो 8 इंटू एक्स बराबर 3 इंटू 64। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में पहला वाला टर्म लास्ट वाला टर्म से मल्टीप्लाई होता है और सेकेंड वाला टर्म थर्ड वाला टर्म से मल्टीप्लाई होता है। देयरफॉर एक्स का मान 3 इंटू 64 बाई 8 आ जाएगा।
8 1 जा 8 8 जाए, देयरफॉर x बराबर 3 इंटू 8, देयरफॉर x बराबर 24 क्या लगेंगे, डेज लगेंगे। तो 64 मशीन को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे, 24 डेज लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, व्हाट विल बी द RPM of a smaller gear if 180 mm dia meshes with 60 mm dia gear with bigger gear makes 60 RPM। yes, अब इस प्रश्न को भी ध्यान से देखेंगे। व्हाट विल बी द RPM ऑफ अ स्मॉलर गियर, छोटा वाला जो गियर है उसका कितना RPM होगा अगर वह 80 mm का डाया 60 mm का डाया से मिक्सअप होता है। ये स्मॉलर वाला था। और बिगर वाला का कितना होगा अगर वह 60 RPM से वह मूव करता है, तो वो कितने डाया के साथ मिक्सअप करेगा। तो इसमें भी देखिए, इसको भी हम लोग क्या से सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दिए गए प्रश्न में जो 70 नंबर प्रश्न है वह दिया गया है 180 डाया जो है वो 60 RPM राउंड में मिक्सेस करता है। ठीक है, तो वह कितना में मिक्सअप करेगा, ठीक है, वह अगर उसका RPM दिया हुआ है 60 RPM। अब यह भी प्रश्न किस में आ गया, रेशो चैप्टर में आ गया। ये फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए फिर से उसी प्रकार 180 इंटू 60 बराबर 60 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। पहला वाला टर्म लास्ट वाला टर्म से मल्टीप्लाई, सेकेंड वाला टर्म थर्ड वाला टर्म से मल्टीप्लाई, इसलिए 180 गुना 60 बटा 60 बराबर x। ये जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में गई, 60 कैंसिल, देयरफॉर x का वैल्यू 180 क्या हो जाएगा, 180 RPM। जो हमें क्या ज्ञात करना था, इस प्रश्न में हमें ज्ञात करना था कि स्मॉलर वाला जो गियर है वो कितने RPM से क्या करेगा, मूव करेगा। तो 180 के RPM से वो मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 18 देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है 18, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इफ द कास्टिंग वेट ऑफ कॉपर इज 42.3। कास्टिंग वेट मीन्स यहाँ पर कॉपर और टीन दोनों का वेट दिया हुआ है 42.3 kg। देखिए दिए गए प्रश्न के अनुसार क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कास्टिंग वेट, कास्टिंग वेट, ठीक है, कास्टिंग वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का कितना दिया हुआ है 42.3 kg। और जो टीन का जो वेट है वह टीन का वेट कितना दिया हुआ है, टीन का वेट दिया हुआ है 2.7 kg। हमें ज्ञात क्या करना है, वेट ऑफ कॉपर। कॉपर का अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 42.3 माइनस 2.7 kg, इसको और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर जाएगा 39.6 kg। अब यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट क्यों किए, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कास्टिंग वेट ऑफ कॉपर, मतलब यहाँ पे कास्टिंग जो है वो एमलगमेशन है, कॉपर प्लस यहाँ पे टीन दोनों का मिक्सअप करके 42.3 है। और अगर सिर्फ टीन का 2.7 है तो केवल कॉपर का कितना हो जाएगा 39.6 kg। केवल यह किसका आ जाएगा, कॉपर का आ जाएगा। अब हमें निकालना है परसेंटेज। व्हाट इज द परसेंटेज, दिए गए प्रश्न के अनुसार क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर। तो हमें कॉपर का परसेंटेज ज्ञात करना है। तो कॉपर का परसेंटेज ज्ञात करने के लिए जो न्यूमरेटर में अंश में कॉपर रहेगा, नीचे में टोटल कास्टिंग आयरन रहेगा, सॉरी टोटल कास्टिंग कॉपर रहेगा,
और इंटू 100। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग? तो यहाँ पर आ जाएगा प्रश्न के अनुसार 39.6 बाई 42.3 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 93.6%। कितना आ जाएगा? 93.6। अंश में आ जाएगा 39.6, हर में आ जाएगा 42.3 इंटू 100। तो 39.6 डिवाइडेड बाई 42.3 इंटू 100 सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 93.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 19 है उस पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे, अ मोटरसाइकिल टायर इज सोल्ड फॉर ₹300। सोल्ड मीन्स बेचा गया है, मतलब यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है 300। व्हाट इज द परचेस प्राइस? परचेस प्राइस क्या होगा यह मुझे नहीं मालूम है, लेकिन प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 25। अब देखिए प्रॉफिट लॉस चैप्टर में हम लोग किन बातों को ध्यान में रखेंगे? किन बातों को ध्यान में रखेंगे कि एसपी दिया हुआ है। मोटरसाइकिल का जो टायर है उसको जब बेचा जाता है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 300 रुपया। क्रय मूल्य कितने में खरीदा गया होगा यह मुझे नहीं मालूम है, यह हमें ज्ञात करना है। और जब उसे बेचा गया था 300 रुपया में तो उसे प्रॉफिट हुआ था कितना? 25%। तो निकालिए कि वस्तु का क्या कीमत होगा। तो हमें ज्ञात करना है सीपी, हमें ज्ञात करना है सीपी। तो इसे में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सीपी बराबर 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत कितना है? 25, और वस्तु को खरीदा कितना में गया था? 300 में। देयरफॉर सीपी बराबर 100/125 गुना 300। यह देखिए 25 का टेबल में 100 को 4 बार में काटते हैं, 25 का टेबल में 125 4 बार काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 का टेबल में ये 60 बार में। देयरफॉर सीपी बराबर 4 इंटू 60, देयरफॉर सीपी बराबर 240। मतलब वस्तु को कितने में खरीदा गया? 240 रुपया में वस्तु को खरीदा गया है। और जो आज का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ 18.5%। यह दिया गया किस में है? प्रतिशत में है। बदलना किस में है? डेसिमल में आपको बदलना है। तो सबसे पहला 18.5, यह प्रतिशत का साइन हटने से हर में क्या आ जाएगा? 100। यह दशमलव में है। अब हम लोग इसको क्या में चेंज कर देते हैं? यहाँ से पॉइंट हटाने से नीचे 1, पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक 0 आ गया। 125 अंश में और हर में कितना आ गया? 1000। हमें बदलना किस में है? हमें प्रश्न को बदलना किस में है? प्रश्न को बदलना है डेसिमल में, दशमलव में। तो इसे सॉल्व करेंगे 185। नीचे में कितना संख्या है? 1 2 3, 3 0 है। तो बैक साइड से 3 संख्या के बाद हम क्या दे देंगे? दशमलव दे देंगे। और यह में बदल गया, किस में बदल गया? दशमलव में। इस प्रकार 0.185 जो हो जाएगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 3 करेंगे, इसलिए आज के जो दिए गए प्रश्न है इसको आप लोग अपना सॉल्व करेंगे। थैंक यू।